दोस्तों, बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार एक बार फिर से एक फिल्म लेकर हाजिर है जिसमें वो एक रो के स्पाई एजेंट का किरदार निभा रहे हैं और इसी एजेंट पर फिल्म का नाम रखा गया है। ये फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये एक नहीं बल्कि दो घटनाओं को मिलाकर बनी है। पहली घटना तब की है जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और दूसरी घटना तब की है जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन दोनों ही प्लेन हाईजैक बेहद ही दिलचस्प है। अक्षय कुमार ने जिस RNW ऑफिसर का रोल प्ले किया है वो रोल किसी और का नहीं बल्कि वर्तमान NSA अजीत डोभाल से प्रेरित है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे बेल बॉटम मूवी की रियल स्टोरी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, ये बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि नए आने वाले वीडियोज आपको सबसे पहले मिले। फिल्म की शुरुआत में हमें सबसे पहले इंदिरा गांधी के द्वारा एक विशेष शख्स से मुलाकात करवाई जाती है, आरएन काऊ। भारत में हुई विमान हाईजैक की कहानियां जानने से पहले आपको सबसे पहले आरएन काऊ को जानना होगा। 1996 में पूरे भारत में बांग्लादेश के जन्म की 25वीं सालगिरह का जश्न मनाया जा रहा था। इसी अवसर पर भारत में कई बैठकें आयोजित की जा रही थी। एक ऐसे ही बैठक में एक बांग्लादेशी पत्रकार ने हॉल की पिछली सीट पर एक लंबे, स्मार्ट और आकर्षक शख्स को देखा। वो उनके पास आकर बोला, सर आपको तो वहाँ मंच पर सबके बीच में होना चाहिए था। आपकी वजह से ही तो 1971 पॉसिबल हो पाया था। उस आकर्षक और शर्मीले इंसान ने जवाब दिया, जी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मंच पर बैठे लोगों की तारीफ होनी चाहिए। पहचान लिए जाने से परेशान वो शख्स अपनी जगह से उठा और चुपचाप हॉल से बाहर निकल गया। इस शख्स का नाम था रामेश्वर नाथ काऊ, भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रो यानी RNW के जन्मदाता। आपको बता दें कि भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी को जो जानते नहीं वो इसे रो के नाम से पुकारते हैं, जबकि जो इसे करीब से जानते हैं और इसमें काम करते हैं वो इसे रो नहीं बल्कि RNW कहते हैं। रामेश्वर नाथ काऊ का जन्म 10 मई 1918 को वाराणसी में हुआ था। 1940 में उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा, जिसे उस जमाने में IP कहा जाता था, की परीक्षा पास की और उन्हें उत्तर प्रदेश का काडर दिया गया। 1948 में जब इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना हुई तो उन्हें उसका सहायक निदेशक बनाया गया और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। वो अपने काम में बेहद ही माहिर थे, यहाँ तक कि उन्होंने चीन के प्रधानमंत्री को मारने की साजिश का भी खुलासा किया था। ताइवान प्लेन हाईजैक करके चीन के प्रधानमंत्री को मारना चाहता था। दरअसल वो प्लेन भारत का था और चीन के प्रधानमंत्री के लिए उसे किराए पर लिया गया था, जो कि बाद में क्रैश हो गया था। हालांकि उस दिन चीन के प्रधानमंत्री उस प्लेन में सवार नहीं थे। खैर, ये तो पुरानी बात है। अब आते हैं 1968 में। इंदिरा गांधी ने CIA और MI6 की तर्ज पर भारत में भी देश के बाहर के खुफिया मामलों के लिए एक एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बनाने का फैसला किया और काऊ को इसका पहला निदेशक बनाया गया। रो ने अपनी उपयोगिता 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सिद्ध कर दी। काऊ और उनके साथियों की देखरेख में 1 लाख से भी अधिक मुक्ति वाहिनी के जवानों को भारत में प्रशिक्षण दिया गया। काऊ का खुफिया तंत्र इतना मजबूत था कि उन्हें इस बात तक की जानकारी थी कि किस दिन पाकिस्तान भारत पर हमला करने वाला है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के कार्यालय में एक भारतीय जासूस था। जो मैसेज मिला था वो एक कोडेड वायरलेस मैसेज था, जिसे डिकोड करने में 2 दिन पहले की तारीख दर्ज कर दी गई गलती से। वायुसेना को तैयार रहने के लिए कहा गया। 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ। ये लोग हाई अलर्ट पर थे। जब वायुसेना अध्यक्ष ने काऊ साहब से कहा कि इतने दिनों तक वायुसेना को हाई अलर्ट पर नहीं रखा जा सकता, तो काऊ साहब ने जवाब दिया कि 1 दिन और रुक जाइए। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमला किया और भारतीय वायुसेना उस हमले के लिए पूरी तरह से तैयार थी। और सभी को पता है कि भारत ने कितनी बुरी तरीके से पाकिस्तान को उस युद्ध में हराया था। सिक्किम को भारत में मिलाने का क्रेडिट भी इन्हीं को दिया जाता है। सिक्किम के भारत में विलय होने की कहानी के बारे में कभी और बात करेंगे। आज बात करेंगे उस विमान हाईजैक की कहानी के बारे में, जो शायद पाकिस्तान की अपने इतिहास में सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती थी भारत के विरुद्ध। आज से करीब 50 साल पहले 30 जनवरी 1971 को 2 कश्मीरी युवकों ने एक इंडियन फ्रेंडशिप फोकर विमान गंगा को श्रीनगर हवाई अड्डे से जम्मू जाते हुए हाईजैक कर लिया था और बाद में उसे जबरन पाकिस्तान के शहर लाहौर ले गए। हाईजैक करने वाले ये दोनों लड़के केवल 17 और 19 साल के थे। गंगा विमान सेवा से रिटायर हो चुका था, लेकिन हाईजैकिंग की इस वारदात से केवल कुछ ही हफ्ते पहले अचानक उसे फिर से उड़ान भरने की अनुमति दे दी गई थी। इस विमान हाईजैकिंग की योजना मकबूल भट्ट ने बनाई थी, जो कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के संस्थापकों में से एक था। वो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना चाहता था और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए उसने एक प्लान बनाया। लेकिन इस प्लान का पता भारतीय खुफिया एजेंसीज को लग चुका था और उन्होंने इसे अपने तरीके से अंजाम दिया। हम कह सकते हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसीज ने उनकी मदद की ताकि वो इजीली भारत से एक प्लेन हाईजैक कर सकें।
और वो प्लेन जब हाईजेक होकर लाहौर पहुंचा तो पूरा पाकिस्तान खुशियां मना रहा था। जब हाईजेकर से उनकी मांगों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने यह सब कश्मीर की आज़ादी के लिए किया है और उनके कुछ साथी जो भारतीय हिरासत में है उन्हें यात्रियों और विमान को छोड़ने के बदले रिहा कराना है। खैर कुछ भी हो, इस विमान हादसे की वजह से भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाए और अपना हवाई क्षेत्र यूज करने पर बैन लगा दिया पाकिस्तान पर, जिसकी वजह से पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान में जाने का रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया। सेना की आवाजाही बंद हो गई और दिसंबर आते आते तो भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और दुनिया के नक्शे में एक नए मुल्क ने जन्म लिया था, बांग्लादेश। और इन सब के पीछे एक ही शख्स था जिसका इंट्रोडक्शन इस वीडियो की शुरुआत में किया गया था, रामेश्वर नाथ काव। खैर अपने जैसे कई बंदे तैयार किए थे रामेश्वर नाथ काव ने, जिन्हें फॉरेन में अपने एसेट्स की तरह डिप्लॉय कर रखा था। उन्हीं में से एक हैं अजीत डोवाल, जो पाकिस्तान में कई सालों तक पाकिस्तानी नागरिक बनकर रहे हैं। खैर हम अब आते हैं दूसरी स्टोरी पर। आज से करीब 22 साल पहले वो 24 दिसंबर की शाम थी। दिन था शुक्रवार, घड़ी में 4:30 बजने वाले थे। काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या IC814 नई दिल्ली के लिए रवाना होती है। शाम 5 बजे जैसे ही विमान भारतीय वायु क्षेत्र में दाखिल होता है, अपहरणकर्ता हरकत में आते हैं और फ्लाइट को हाईजेक करके फ्लाइट को पाकिस्तान ले जाने की मांग करते हैं। तभी भारत और दुनिया को पता चलता है कि भारतीय विमान अगवा कर लिया गया है। विमान में फ्यूल कम था, इसी वजह से अमृतसर के हवाई अड्डे पर इसे लैंड कराया गया। भारत चाहता था कि विमान में फ्यूल भरने के लिए जितनी देर की जा सकती है की जाए और इसी देरी की वजह से अपहरणकर्ताओं ने इसे लाहौर ले जाने की बात कही। लेकिन पाकिस्तान को पिछली बातें याद थी और इसी वजह से उनकी फट रही थी। उन्होंने इसे लाहौर में लैंड करने की अनुमति ही नहीं दी। खैर फ्यूल खत्म हो गया था, इसी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। अपहरणकर्ता लाहौर से इस विमान को कांधार ले जाना चाहते थे, लेकिन कांधार एयरपोर्ट पर रात को लैंडिंग नहीं होती थी। इसी वजह से वो इसे दुबई ले गए और वहां इसे फिर से रिफ्यूल किया। फ्यूल भरवाने के बदले में दुबई एयरपोर्ट पर इन्होंने 27 लोगों को रिहा किया और इसके बाद वो इसे कांधार ले गए। उस समय अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ करता था। इस एयरप्लेन पर कुल 180 लोग सवार थे। विमान के अफगानिस्तान में लैंडिंग के कुछ घंटों बाद ही आतंकवादियों ने यात्रियों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया ताकि इंडियन गवर्नमेंट को धमकाया जा सके। उन्होंने रूपन कात्याल नाम के एक शख्स को मार भी डाला था। भारत में मीडिया का प्रेशर भारत सरकार पर दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। आतंकवादियों की मांग थी कि भारत में बंद उनके सैकड़ों साथियों सहित 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की फिरौती दी जाए। हालांकि विमान में ज्यादातर यात्री भारतीय ही थे, लेकिन इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, स्पेन और अमेरिका के नागरिक भी इस फ्लाइट में सफर कर रहे थे। इसीलिए सरकार पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव भी था। खैर भारत सरकार ने अपनी खुफिया एजेंसी को इस काम पर लगा दिया। शायद उनके पास थोड़ा ज्यादा वक्त होता तो वो फ्री में उनको छुड़ा लाते, लेकिन समय का अभाव और इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव भारत पर बढ़ता ही जा रहा था। इसीलिए आतंकवादियों को पैसे तो नहीं दिए गए, लेकिन 3 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा, जिसमें भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर भी शामिल था। आतंकवादियों से डील करने के लिए पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे अजीत डोवाल। खैर वो इस मिशन में उस हद तक सफल नहीं हो पाए जिस हद तक उनके गुरु रामेश्वर नाथ काव हुआ करते थे। लेकिन इसके पहले और इसके बाद भी उन्होंने कई कवर्ट ऑपरेशन जारी रखे अपने, जिनकी वजह से कई बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। दोस्तों आप क्या कहते हैं अजीत डोवाल के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और क्या आपको भारत के लीजेंडरी स्पाई रविंद्र कौशिक की कहानी पता है? अगर नहीं तो उनके बारे में हमारे बनाई हुई वीडियो को आप जरूर एक बार देखिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहीं दोस्तों हम आपसे ये बात जरूर पूछना चाहेंगे कि अगर आपको स्पाई बनाकर किसी दूसरे देश में भेज दिया जाए तो क्या आप ये काम करना चाहेंगे? हाँ या ना कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।